जोहार जय मूल्य निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 26 जनवरी को जब सारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तब दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड हुई। उस ट्रैक्टर मार्च में दिल्ली के कुछ जगहों पर हिंसा की वारदातें हुई, जो तस्वीरें आपने टीवी पर और सोशल मीडिया में देखी। वो हिंसा किसने की ये भी आपने देखा। पिछले 2 महीने से जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था उसमें एकाएक हिंसा कैसे हुई और किसने की, ये सवाल हमारे सामने है। इसके अलावा कल गाजीपुर बॉर्डर पर जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ जो किसानों का व्यवहार रहा वो भी भारतीय पत्रकारिता के लिए शर्मनाक घटना है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वामन मिश्राम साहब हैं, जो कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मिश्राम जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई 26 तारीख को, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो जो किसान और संयुक्त किसान मोर्चा है, जिनके नियंत्रण में किसान आंदोलन का नेतृत्व है, उन लोगों के द्वारा दूर दूर तक ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने हिंसा की। पहली बात। दूसरी बात, उनमें से किसी ने भी हिंसा को प्रोत्साहन देने का काम किया, इसके कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात, यदि उन लोगों ने हिंसा की होती या हिंसा को प्रोत्साहन दिया होता तो उन्होंने इसका निषेध व्यक्त नहीं किया होता, बल्कि उन्होंने जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं थे उसके लिए भी उन्होंने खेद प्रकट करने का काम किया। ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व जिनके नियंत्रण में था, उन लोगों के द्वारा हिंसा करवाई नहीं गई। ये महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में ध्यान देना जरूरी है। मगर जिस तरह से जो सरकार का समर्थन करने वाली न्यूज एजेंसियां हैं, उन्होंने सारे के सारे किसान आंदोलन को बदनाम करने का जो अभियान चलाया, वो बदनाम करने का अभियान चलाने वाली जो एजेंसियां, न्यूज एजेंसियां है, उन्होंने एक तरफी ये सारा काम करने का काम किया और उन्होंने उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार थे और जो जिम्मेदार नहीं थे, इनके बीच में जो फर्क करना चाहिए था वो फर्क करने का काम नहीं किया, बल्कि सारे के सारे किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि सरकार जो अपने मुंह से कहना चाहती थी वही बातें सारी की सारी न्यूज एजेंसीज के लोग, न्यूज जो टीवी चैनल्स जो है वो यही काम कर रहे थे। जो सरकार चाहती थी वही कर रहे थे। सरकार की इच्छा का पालन वो कर रहे थे, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये बात नहीं मानी जा सकती। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संगठनाएं किसानों की इसके लिए जिम्मेदार थी, वो नेतृत्वकर्ता लोग नहीं है। और जो नेतृत्वकर्ता नहीं है उसके लिए किसान आंदोलन के नेताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो जिम्मेदार है उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उन्होंने अगर कानून का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि उनको इसके पहले ही अरेस्ट किया जाना चाहिए था। ऐसा पुलिस के द्वारा नहीं किया गया।
पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो बयान दिया गया कि हमने संयम से काम लिया, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने निष्क्रियता का काम किया और निष्क्रियता को उन्होंने संयम का नाम दिया। आपकी जिम्मेदारी, दिल्ली की राजधानी है, देश की राजधानी है, और उस राजधानी की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी दिल्ली के पुलिस पर है। और इसीलिए तो दिल्ली की पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं दी गई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में रखी गई है। मगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो मुख्य जिम्मेदारी पुलिस विभाग की थी, वो काम पुलिस विभाग ने नहीं किया। और वो जो निष्क्रियता उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया, निष्क्रियता बरती। उस निष्क्रियता को वो संयम कह रहे हैं। एक प्रकार से पुलिस का जो नेतृत्व है, पुलिस कमिश्नर दिल्ली का, वो संयम बरतने के नाम पर इस अपराध की एक प्रकार से कबूली दे रहे हैं कि हमने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उसका नाम दिया उन्होंने संयम। तो जो किसान नेतृत्व के नियंत्रण के बाहर वाले लोग थे या नेतृत्व का हिस्सा नहीं थे, उन लोगों को इस निष्क्रियता ने प्रोत्साहन देने का काम किया। और जिनको पुलिस वालों ने प्रोत्साहन दिया, उनको ही किसान नेतृत्व मानकर न्यूज चैनल के लोगों ने सारे किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। इससे किसको फायदा हुआ? जो केंद्र सरकार दबाव में थी उसको फायदा हुआ। तो इसका मतलब है न्यूज चैनल्स के लोगों ने केंद्र सरकार के फायदे के लिए काम किया। ये इसमें से दौरा है। अगर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो जिसे पुलिस कमिश्नर आत्मसंयम कह रहा है, वो सिद्ध हो जाएगा कि वो अपने जिम्मेदारी पूरी करने का काम नहीं कर पाए। अगर उन्होंने जिम्मेदारी पूरी करने का काम किया होता तो हिंसा होती नहीं। लाल किला तो बहुत दूर था वहां से। उनको एक दो चरणों के ऊपर ही रोक लगाई जा सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं। तो इसलिए ये जो हिंसा है, ये प्रायोजित हिंसा थी। एक प्रकार से जिन लोगों को इन लोगों ने प्रायोजित किया था, उन्हीं लोगों ने इस आंदोलन से विड्रॉ भी कर दिया। वो लोग वहां से हट भी गए। एक दीप हैरान करने वाली बात है ये, वो हट भी गए। दीप सिद्धू नाम का एक शख्स का नाम बार बार आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी उसकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई। नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके फ़ोटो है और कहा जा रहा है कि वही शख्स है जिसने लोगों को भड़काया और लाल किले की तरफ लेकर गए और झंडा भी फहराया। हाँ, ये बातें सामने आई है। सोशल मीडिया में भी सारे फ़ोटो वायरल हो गए हैं। उसे सबूत के तौर पर माना जा सकता है। और सनी देओल के प्रचार का मुख्य एजेंट भी वही था। उसने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था। उसका प्रचार, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है बीजेपी का, उसने प्रचार भी किया था। इन सारी बातों के आधार पर उसका इस काम के लिए उपयोग किया गया। और एक दिन पहले, चाहे 24 तारीख को या 25 तारीख को, कुछ लोग जो पकड़े गए थे वहाँ, जिसको किसान आंदोलन ने, किसान नेताओं ने पुलिस को हैंड ओवर किया था 22 तारीख की रात। हाँ, तो वो लोग निश्चित रूप से सरकार की तरफ से वहाँ अंदर घुसड़े हुए लोग थे। ये बात भी हम लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर पुलिस विभाग के लोग ये कहते हैं कि ये किसान नेता इसके लिए जिम्मेदार है, तो पुलिस वालों ने
कम से कम 8-10 दिन का समय किसान आंदोलन के लोगों को अनुमति देने के लिए लगाया और 25 तारीख तक ये स्पष्ट नहीं था कि परमिशन दिया नहीं दिया। पुलिस विभाग की तरफ से कोई अधिकृत घोषणा पुलिस विभाग ने आकर नहीं की कि अनुमति दी करके, तो जानबूझकर लिंगर ऑन किया। 5 दौर की वार्ता हुई। हाँ, जानबूझकर लिंगर ऑन किया और लिंगर ऑन करने के बाद कहते कि ये जो किसान नेतृत्व है वो अपना नियंत्रण नहीं कर पाए। अरे तुम लोगों को उनको नियंत्रण करने के लिए समय भी नहीं दे रहे हो, तुम उनको अनुमति भी नहीं दे रहे हो। उनका 60 दिन का रिकॉर्ड देख कर के शांतिपूर्ण किया, उसके आधार पर तुम उनको अनुमति दे सकते थे, वो नहीं दिया। अगर उनको पुलिस वालों को अगर वो अनुमति देते 1 हफ्ता पहले, तो अपना सारा प्लानिंग शांतिपूर्ण तरीके से अमल में लाने का, गड़बड़ वाले जो एलिमेंट है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का और उनको चेक लगाने का कोई प्लानिंग बनाने के लिए अवसर दिया उनको? क्या आप लोगों के पास, मीडिया के पास कोई जानकारी है इसके बारे में? नहीं। कोई अवसर नहीं दिया। नहीं। तो ये अवसर ना देना ये प्रूव करता है कि पुलिस विभाग के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्लानिंग के तहत काम कर रही थी। ऐसा शाहीन बाग आंदोलन के दौरान भी दिल्ली पुलिस का रवैया सामने आया और उस रवैये के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि पुलिस के लोग ऐसा कर सकते हैं। पुराने उदाहरण के आधार पर कह रहा हूं, कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूं कि ये कोई अभी का उदाहरण है और नया उदाहरण है, ऐसा नहीं है। पहले भी उन्होंने किया। वो जो निजामुद्दीन वाला मामला जो है उसमें भी ऐसा किया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सारे लोगों को बरी कर दिया। इसका मतलब पुलिस का रवैया जो है वो गलत था, ये बात कोर्ट ने खुद एडमिट किया। ये सारी बातों से प्रमाणित होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस वाले किसी गुप्त प्लानिंग पर काम कर रहे थे, इसी वजह से आखिरी तक उन्होंने किसान संगठन के नेतृत्व करने वाले लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से तैयारी करने के लिए किसी प्रकार का अवसर भी नहीं दिया और जिम्मेदारी सारी की सारी उनके ऊपर डाल दी कि जब आप लोगों ने लिख कर दिया, जब आप लोगों ने हमको लिख कर दिया शांतिपूर्ण तरीके से, तो आपकी सारी की सारी जिम्मेदारी है। क्या आप लोगों ने, पुलिस वालों ने जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको काबू करने के लिए कोई अवसर दिया? अगर इन बातों की जांच पड़ताल किया जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि सारी की सारी पुलिस वाले इन नालायकी में जिम्मेदार थे। ये षड्यंत्र स्पष्ट हो रहा है। अगर बहुत सारी बातों की जांच सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर की जाती है, सिटिंग जज के द्वारा की जाती है, तो बहुत सारी बातें सामने आएगी और बहुत किसान नेताओं के लोगों को और बहुत सारे लोगों को ये पुलिस वालों का जो रवैया है प्रूव करने का मौका मिलेगा। जांच की मांग उठ रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पूर्व का अगर रवैया देखें, 2 दिसंबर को कुछ लोग सिंगू बॉर्डर से पकड़े गए जो खुरापत करते हुए किसानों ने पकड़े, दिल्ली पुलिस को दिए। 22 जनवरी की रात को भी एक लड़के को पकड़ा जो हत्या की साजिश का उसने खुलासा किया, उसको भी दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उनकी किसी की भी जांच नहीं हुई। तो अभी ये 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसकी जांच की मांग उठ रही है, तो क्या निष्पक्ष जांच होगी? पुलिस वालों ने एनआईए से जांच करने का काम या एजेंसियों से जांच करने का काम वो कर रही है। जिनके ऊपर आरोप है वही जांच करने का काम कर रही है। वो क्या जांच करेगी? इसलिए इस तरह के जांच पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। इसमें एनआईए भी शामिल है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है एनआईए की तरफ से। एनआईए क्या है? एनआईए पुलिस विभाग का ही एक हिस्सा है, वो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। पुलिस विभाग के ही कुछ लोगों की एक अलग से कमेटी बनाई दी जाती है। किसान नेताओं को नोटिस देने का भी काम एनआईए कर रही है। वो सारा का सारा काम ये बात प्रूव करता है कि इस आंदोलन को बदनाम करने का सारे देश के लोगों की सहानुभूति इस आंदोलन को है जी। जो किसान है उसकी भी और जो किसान नहीं है उसकी भी।
तो वो सहानुभूति जो है बदनामी में रूपांतरित करने का, तो इसका फायदा किसको हो रहा है? अपराध शास्त्र कहता है जिसको फायदा हो रहा है वो इसमें शामिल हो सकता है। तो ये तो सीधी सीधी केंद्र सरकार की बात है। केंद्र सरकार उसमें है और पुलिस विभाग जो है केंद्र सरकार के अधीन है। पुलिस विभाग ने निष्क्रियता का रोल प्ले किया, राष्ट्रीय प्रतीकों का अवमान हो रहा था और फिर भी आत्मसंयम की बात कर रहे हैं। और अगर तुम आत्मसंयम से काम ले रहे थे तो अभी क्यों उनके ऊपर केसेस डाल रहे हो? और अगर वो उस केसेस अपराध करने लायक कर रहे थे तो उस समय तुम क्यों चुप थे? गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी को देखा कि गोलियां चला, आंसू गैस के गोले दागे गए, इसके अलावा लाठीचार्ज की, लेकिन लाल किले पर जहां पर ये रोकने के लिए सब करना चाहिए था वो पुलिस ने नहीं किया। और मीडिया का रवैया भी आपने बताया। तो क्या इस आंदोलन को, किसान आंदोलन जो 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, क्या इस आंदोलन को कमजोर करने का काम है या ये आंदोलन कमजोर होगा? कमजोर करने के लिए तो ये प्लानिंग बना कर किया गया। कुछ उनके जो इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, वो इशारे पर काम करने वाले लोगों को ऐसा करने दिया गया, करने वाले लोगों को करने दिया और उनके नाम पर सारे किसान नेतृत्व को बदनाम जो है ये न्यूज़ वालों ने, चैनल वालों ने ये काम किया। नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं है, होम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं है, कि जो कृषि मंत्री का कोई बयान नहीं है, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान नहीं है। कोई बयान, बीजेपी वाले बयान नहीं दे रहे। अरे जब सब बीजेपी का सारा काम चैनल वाले कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को कुछ करने की और बोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि बीजेपी वाले अगर मैदान में उतरते तो लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो सारा बीजेपी का किया धरा है, लोग ये सोचते। तो इसलिए ये चैनल वाले ने ये काम किया, बीजेपी के इशारे पर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर किया। ये सारी बातें अगर सिटिंग जज के द्वारा इंक्वायरी होती तो सारी की सारी बातें सामने आएंगी। जी, आमतौर पर एक परसेप्शन बनाया गया है मीडिया के द्वारा, या लोगों को ये ऐसी मानना है कि बीजेपी शेड्यूल कास्ट के विरोध में है या मुस्लिम लोगों के विरोध में है। लेकिन इस आंदोलन को जिस प्रकार से बीजेपी टैकल कर रही है, जिस प्रकार से बदनाम करने का काम कर रही है, तो क्या ये भ्रम टूट गया लोगों का कि बीजेपी केवल शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम लोगों के विरोध में ही नहीं है? नहीं, इसमें क्या है कि जो किसान वर्ग है, वो किसान वर्ग जो है, अगर केयरफुली देखा जाए तो आरएसएस बीजेपी के लोग उनको ही तो हिंदू कहते हैं ना जी। मगर किसान जब अपने अधिकार की बात करता है तो वो किसान है, हिंदू नहीं है। जब वो अपने हक और अधिकार की बात करता है, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, तो तब वो हिंदू नहीं है, तब वो किसान है। तो इसका मतलब है हिंदू होने का मतलब है उसके कोई अधिकार नहीं है। जब आप हिंदू बन जाते हो तो आप केवल हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में शामिल होते हो, तो आपकी सारी समस्याएं खत्म, आपकी रोजगारी खत्म, आपके एमएसपी का मुद्दा खत्म। आपका मुद्दा रहता ही नहीं है। आपका मुद्दा रहता है मुसलमान इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है, जो रोजगार के लेवल पर जिनके पास किसी प्रकार का कुछ है नहीं। मैं गांव का रहने वाला हूं, वो मरे हुए जानवरों की हड्डियों को इकट्ठा करके लेकर जाते हैं, वो बाल के फुगे बना करके बेचने का काम करते हैं। वो जो मिले वो अपना रोजगार करके अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। 14 अगस्त 47 को 33% प्रशासन में मुसलमान थे, वो 2.5% भी नहीं है। तो जो उनके पास कुछ भी नहीं है उनको दुश्मन के तौर पर पेश कर रहे हैं, और वो दुश्मन के तौर पर पेश करने के लिए मीडिया उनका साथ दे रहा है। इसीलिए तो मेरा कहना है कि ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है, क्योंकि उनकी कोई समस्या नहीं है, ब्राह्मण बनिया की कोई समस्या नहीं है।
उनकी तो समस्याओं का समाधान हो गया है, सारी सत्ता तो उनके नियंत्रण में है। जिन लोगों को ज्योतिराव फुले किसानों का दुश्मन कहते थे, उन्हीं लोगों की तो सत्ता है ना। ब्राह्मण और बनिया ये दो किसानों के दुश्मन हैं, उनकी सत्ता है। उनकी सत्ता होने की वजह से तो किसानों की समस्या है। ये बात अब बहुत साफ हो गई कि जो ज्योतिराव फुले ने कहा था वो 200% सही साबित हो गया। बाबा साहब भी कहते हैं कि हाँ, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद, हाँ, ये समस्या है, संकट इनके लिए। बल्कि आज तो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहा है। जो आरएसएस के लोग राष्ट्रवादी कहते हैं वो आंतरिक चरित्र के अनुसार ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी का मतलब क्या है? वर्ण व्यवस्था के समर्थक, जाति व्यवस्था के समर्थक और अस्पृश्यता के समर्थक, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के समर्थक, नॉमिडिक टाइप को बहिष्कृत करने के समर्थक, महिलाओं के दास्ता के समर्थक। ब्राह्मणवाद का मतलब ये है, और ये सब कर रहे हैं। हाँ, उनके आरएसएस के लोगों के बयान आते हैं, सब लोगों को भाईचारे में रहना चाहिए, सारे हिंदू हिंदू भाई भाई है। बयान है। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस उसके विरोध में है। प्रैक्टिस कौन कर रहा है? जिनके नियंत्रण में सत्ता है, और सत्ता वाले फैसले कर रहे हैं उन लोगों के विरोध में। अब लोगों को समझ में भी आ रहा है। किसान को तुम कह रहे कि किसान के फेवर में कानून है, किसानों को समझ में आएगा कि किसके फेवर के कानून है। अब आप मूर्ख नहीं बना सकते, इतना आसान तो मामला है नहीं। ये जो ब्राह्मण आपने समझाया नहीं उनको, आप लोगों ने नहीं समझाया कि ये कैसे मतलब कानून जो है कैसे विरोध में है। उन लोगों ने खुद समझ गया। अगर ये किसानों का आंदोलन नहीं होता तो शायद ये जहमियत भी नहीं उठाती कि किसानों के साथ वार्ता करे, किसानों को बात समझाए। ब्राह्मण बनिया मीडिया का ये जो कानून है, ये कानून पार्लियामेंट में डिस्कस डिबेट किए बगैर पास किया गया। जैसे कोई आपातकाल, हाँ, डिस्कस और डिबेट करके पास किया गया। डिस्कस और डिबेट करके इसको पास किया गया तो राष्ट्रपति दोबारा इस कानून पर डिबेट और डिस्कस करके पास किया जाए, ऐसा करके वापस भेज सकते थे। राष्ट्रपति ने ऐसा काम नहीं किया। राष्ट्रपति के पास पावर है, वो ऐसा कर सकते थे, किया नहीं है। मैं तो संवैधानिक बात कर रहा हूं। जो राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का उन्होंने उपयोग नहीं किया। ब्राह्मण बनिया मीडिया की आपने बात कही। रिपोर्टर्स जो फील्ड में जाते हैं उनकी तरफ से एक विद्रोह होता हुआ या एक मांग होती हुई दिखाई दे रही है कि एंकर जो स्टूडियो में बैठकर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं या आंदोलन को बदनाम करने वाली बातें करते हैं, उनको भी अभी फील्ड में भेजना चाहिए रिपोर्टिंग के लिए। तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप? ये विद्रोह और बढ़ेगा जिस प्रकार से राजदीप सरदेसाई जो बड़े पत्रकार है, एंकरिंग वाले क्या करते हैं? जो उस चैनल का जो मालक है, जो पर्दे के पीछे से सरकार के साथ मिला हुआ है, वो एडिटोरियल पॉलिसी डिसाइड कर रहा है। एंकरिंग भी नौकरी है ना, एंकरिंग भी नौकरी है। और वो नौकर आदमी जो है वो वही कर रहा है, वो हिज मास्टर्स वॉइस है, HME रिकॉर्ड है वो। हिज मास्टर्स वॉइस का एक कंपनी हुआ करती थी पहले, प्लेयर्स की, उसमें बैठा हुआ कुत्ता होता था, तो वो कंपनी का नाम था हिज मास्टर्स वॉइस। तो वो एंकरिंग भी हिज मास्टर्स वॉइस है। वो एडिटोरियल पॉलिसी डिसाइड करने वाले जो लोग हैं उसी के कहने पर कर रहा है वो। और सरकार हर पत्रकार को या एंकर को ये नहीं कर रही है, मैनेज नहीं कर रही है, वो जो चैनल का मालक है उसको मैनेज कर रही है। लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं रिपोर्टर जो फील्ड में जाता है उसको भुगतना पड़ता है। ये बात सही है। तो ऐसा उन लोगों को भी अगर भेजा जाए तो उनको पता चलेगा कि वो उसकी तो पिटाई करेंगे एंकर की।
अगर वो लोग मैदान में गए ना एंकर, तो देखे हुए लोगों के चेहरे। राजदीप सरदेसाई के साथ में हाँ, जो हुआ है वो बंदोबस्त करेंगे लोग उसका। जी जी। ये 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं किसान आंदोलन में विपक्ष की कहीं भूमिका नजर नहीं आ रही है। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, आज से शायद शुरू होगा। हो सकता है कि संसद के अंदर विपक्ष बीजेपी को घेरने का काम करे या सवाल उठाने का काम करे, लेकिन जमीनी स्तर पर जो एक आंदोलन होना चाहिए था विपक्ष की तरफ से, सभी उसमें फिर कांग्रेस है और तमाम प्रकार के जो दल है उनकी तरफ से ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या भारत ने विपक्ष को खो दिया है? नहीं, मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है जी। कांग्रेस के पास अपना सक्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी जो है बीमार है, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। आंदोलन के नाम पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपने घर में बैठकर ट्वीट करते हैं। इसके अलावा जमीनी लेवल पर मेन अपोजिशन पार्टी कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात, इन मुद्दों पर सारे अपोजिशन के लोगों को इकट्ठा होकर रणनीति बनाकर काम किया जाना चाहिए था, वो करते हुए दिखाई नहीं दी। वो कोई आंदोलन कर नहीं रहे। किसानों ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन का रणनीति बनाकर जो फायदा उठाया जा सकता था वो भी अपोजिशन पार्टी ने किया हुआ है, ऐसा दिखाई देता नहीं। हो सकता है कि अगर वो रणनीति बनाकर बड़ा काम करते तो उनको ज़्यादा फायदा होता, मगर मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह का कानून बनाना चाहती थी। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, राजनीतिक फायदा तो हम लेंगे मगर एक मर्यादा के आगे आंदोलन नहीं करेंगे। मर्यादा के आगे आंदोलन करेंगे तो हो सकता है ये कानून खत्म हो जाए, जो होना नहीं चाहिए। यानी एक साथ डबल गेम खेलने का काम चल रहा है, और ये काम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत बीजेपी और कांग्रेस के लोग पहले भी खेलते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात ये कहा जा सकता है कि जो लेबर लॉज है, लगभग 29 कानून रद्द कर दिए गए। वो लेबर लॉज को जब से कांग्रेस ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू किया तब से उनके एजेंडे पर है, मगर कांग्रेस वो कानून वो खत्म नहीं कर पाए, बीजेपी ने किए। तो कांग्रेस को तो अंदरूनी खुशी होगी कि जो काम हम करना चाहते थे वो काम बीजेपी ने कर दिए। अगर कल हमारी सरकार आई तो हमको ये किए बगैर बेनिफिट मिलेगा। दूसरी एक और रणनीति पर कांग्रेस हमेशा काम करती है, जितना असंतोष ज्यादा पैदा होगा उतना सरकार के विरोध में जनमत होगा, जितना जनमत सरकार के विरोध में होगा कुछ भी किए बगैर चुनाव में हमें फायदा होगा। इस पर कांग्रेस काम कर रही है, इसलिए कुछ करने की जरूरत है नहीं। हम ही मेन अपोजिशन पार्टी के लोग हैं। जब हम चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में सारा मीडिया कांग्रेस वर्सेस विरुद्ध बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ऐसा ही प्रोपेगेंडा करेगा तो फायदा तो हमको ही होना है। एक प्लान बनाकर ये सारा सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें मीडिया भी शामिल है, अपोजिशन पार्टी भी शामिल है, रूलिंग पार्टी भी शामिल है। सारी व्यवस्था उन्होंने इस तरह से बनाई हुई है। बाबा साहब एक जगह पर कहते हैं कि बिना विपक्ष का लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो गणतंत्र दिवस को 72वें साल हो गए हैं, तो क्या भारत ने लोकतंत्र भी खो दिया है? सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की मेन पॉलिसीज और बीजेपी की मेन पॉलिसीज में मौलिक कोई अंतर नहीं है। दोनों की पॉलिसी एक ही है, और ये इंडिया टुडे ने बाकायदा ऐसा लिखित रिपोर्ट पब्लिश किया था। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को सारे सबूत देकर किया था कि इलेक्शन मैनिफेस्टो दोनों का एक जैसा ही है, और अगर कुछ है तो शब्दों का फर्क है। शब्दों को घुमा फिरा करके लिखा गया है, मगर है दोनों का एक ही।
ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का दोनों के दोनों जो है साथ सहयोग करते। अगर इस बात को स्वीकार किया जाए तो बीजेपी का विकल्प कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस का विकल्प बीजेपी नहीं है, और अगर ये माना जाए तो अपोजिशन पार्टी वजूद में ही नहीं है, और अपोजिशन पार्टी अगर वजूद में नहीं है तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो जो वास्तविक लोकतंत्र होना चाहिए, जिसमें टक्कर का विरोधी पार्टी होना चाहिए, रूलिंग पार्टी की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी और अपोजिशन पार्टी की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी एकदम अलग अलग हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, 100% नहीं है। दोनों की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दोनों की एक ही पॉलिसी है। अब एक उदाहरण ले लो, बीजेपी वालों ने राम मंदिर बनाने का चलाया। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम बीजेपी और कांग्रेस के दोनों लोग कर रहे, दोनों के लोग कर रहे। तो ये सारी एक एग्जाम्पल है, एक नहीं, ऐसी ऐसी कितनी बातें हैं जो बताई जा सकती है जिसके बारे में मीडिया वाले कुछ नहीं कहते। मीडिया वाले इस पर किसी प्रकार की स्टोरी नहीं दिखाते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि राम मंदिर का सारा श्रेय कांग्रेस वालों को है, क्योंकि राम मंदिर में, बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखने से अगर इतिहास अध्ययन किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ, जो महान समाजवादी थे। और उनको अगर अवसर मिलता तो उन्होंने रामालय नाम का ट्रस्ट शंकराचार्य के नेतृत्व में बनाया था, वो खुद ही बनाते राम मंदिर, अभी जो बीजेपी वाले बना रहे। या आप ऐसा बोलेंगे कि भी मुसलमान कांग्रेस का साथ क्यों देते हैं, ये एक सवाल पैदा होता है। फिर मुसलमान साथ क्यों देते हैं? तो मुसलमान इसलिए साथ देते नहीं है। मुसलमानों को डरा कर रखा गया है कि देखो भाई, अगर आप हमारा साथ नहीं दो तो बीजेपी आएगी। तो मुसलमान जो है वो डर कर कांग्रेस के साथ में रहते हैं, या बीजेपी के विरोध में जो भी विरोध करने वाली पार्टी है उनका साथ में रहते हैं। तो मुसलमान डर कर वोट देते हैं। तो जो भी आदमी डर कर वोट देता है वो सोच कर वोट नहीं देता। डर कर वोट देना और सोच कर वोट देना दो अलग अलग बातें हैं। डर में विवेक काम नहीं करता, सोच में विवेक जिंदा रहता है। और डर कर किया हुआ वोट बगैर सोचे किया हुआ वोट है। अगर मुसलमानों ने सोच समझकर वोट किया तो वो कांग्रेस को वोट नहीं कर सकता, बल्कि वो विकल्प निर्माण करने के लिए सारे देश भर काम करता। ऐसा करता हुआ मुस्लिम समाज दिखाई नहीं देता। इसके लिए कोई मुस्लिम समाज की लीडरशिप काम कर रही है, ऐसा भी कहीं दिखाई नहीं देता। बल्कि बहुत दुख के साथ ये कहा जा सकता है कि आरएसएस बीजेपी के लोग देश में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना चाहते हैं, और मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसी को खाद पानी देने का काम करती हुई दिखाई देती है, जिससे मुसलमानों का संकट कम होने के बजाय जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुसलमानों का संकट ज़्यादा तीव्र रूप से खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर मुस्लिम एक्सक्लूसिवली सेग्रीगेट हो जाएगा, और उस समय उनके सहानुभूति में कोई एक शब्द बोलने वाला भी आदमी खड़ा नहीं रहेगा। तो मैं मुसलमान और मुस्लिम समाज के लोग और दानिश्वर लोग, नेतृत्व करने वाले लोग जो है, उन लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस गंभीरता को पहचाने और रणनीति बनाकर काम करें।
नहीं तो वो परिस्थिति बहुत गंभीर आने वाली है। दूसरी और एक बात है जो मतलब महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है, उस पर भी बात होना चाहिए। वो ये है कि इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ, केंद्र सरकार को और उसका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वो जिन लोगों को चर्चा करने के लिए किसान नेताओं के साथ लगाया है, उनके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। जिनको वार्ता के लिए लगाया उनके पास अधिकार नहीं है। हाँ। और इतना बड़ा जो आंदोलन है, ये आंदोलनकर्ता जो लोग हैं, ये आंदोलनकर्ता लोग हैं, वो इसकी समीक्षा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। किस बात की समीक्षा? कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बन रहा है? सरकार को ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि इसका परिणाम होकर आने वाले 4-5 स्टेट में हम चुनाव हार सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? तो ईवीएम मशीन उसके लिए कारण है। इसके बारे में जो किसान नेतृत्व है वो सोचता हुआ या इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई रणनीति बनाई जानी चाहिए, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। एक तो ये कमजोरी है, किसान नेतृत्व जो है इस दिशा में सोच नहीं रहा है। दूसरा काम, जो आंदोलन दिल्ली को घेर कर किसान कर रहे हैं, उसके साथ साथ किसान नेतृत्व के लोगों को एक काम सारे देश भर में ग्रासरूट लेवल पर संगठन और आंदोलन मजबूत करने का काम करना चाहिए। इसके लिए कोई रणनीति बनानी चाहिए, यानी दिल्ली में आंदोलन चलता भी रहे और सारे देश भर में ये आंदोलन ज़्यादा विकसित और विस्तारित हो जाए। इसके लिए किसान नेतृत्व कुछ करता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो केवल मात्र दिल्ली के ऊपर ही अपना फोकस कंसंट्रेट कर रही है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि 2 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं। 5 लाख लोग अगर माइनस कर दो समर्थक से, तो क्या मतलब बीजेपी 2024 का चुनाव हार जाएगी? या आने वाले समय में जो राज्यों में चुनाव है वहाँ हार जाएगी? और मान लो कि वो हारती नहीं है, चुनाव जीतती है थोड़ी देर के लिए, किसान नेताओं को कहना जो चुनाव जीतती है, तो वो क्या सोचेगी कि किसान आंदोलन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपना काम चलाते रहना चाहिए। किसान को आंदोलन करने का अधिकार है, वो करते रहे, हमको अपना काम करते रहना चाहिए। तो ये तो किसान नेतृत्व के लोग अगर इन बातों का ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं है, तो फिर तो ये मामला केवल चलता रहेगा, लिंगर ऑन होता रहेगा। इसका कोई समाधान तो होगा नहीं। 2 महीने 4 महीने हो। हाँ। जहाँ तक गाजीपुर बॉर्डर की बात है, कल जो घटना सामने आई है और दिल्ली पुलिस का या सरकार का जिस प्रकार से रवैया रहा है, क्या सरकार खुद इस आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती है? जिस प्रकार का माहौल गाजीपुर बॉर्डर पर था, बीजेपी के और आरएसएस के लोग वहाँ पर थे, उन्होंने नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर खाली कर दो, और उनकी बात मानते हुए दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई की। राकेश टिकैत जो नेता है उनको नोटिस दी गई है। तो इस पर गाजीपुर बॉर्डर पर खास जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, केवल गाजीपुर बॉर्डर का ही मुद्दा नहीं है। जैसे ही 26 जनवरी को ऐसी घटना सरकार ने होने दी योजनाबद्ध तरीके से, चैनल वालों ने उनकी सरकार की लाइन को आगे बढ़ाया और किसान आंदोलन को बदनाम किया। उसके बाद किसान नेतृत्व ने कहा कि ये वो गड़बड़ करने वाले लोगों ने ये किया है, इसमें हम लोग जिम्मेदार नहीं है और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद केंद्र सरकार को लगा कि अगर किसान नेताओं को हम अवसर देते हैं तो ये आंदोलन जारी रहेगा, तो उनको अवसर देने के पहले ही इसके विरोध में डर का माहौल पैदा किया जाए और हालात जो है डर पैदा करके लोगों को वहाँ से भगाया जाए। ये काम सरकार ने किया। सरकार जो कर रही है या पुलिस वाले जो कर रहे हैं, वो तो जो 26 तारीख को हुआ उसी रणनीति का विस्तार है।
जो रणनीति उन्होंने सरकार के तरफ से बनाई थी 26 को, वही रणनीति का विस्तार मात्र है। बल्कि ये विस्तारित रणनीति जो है या विस्तारित बातें जो सामने आ रही है, उससे भी यही बात प्रूव होती है कि सरकार ने ही प्लान बनाकर 26 तारीख को किया। ये जो डर का माहौल उन्होंने पैदा किया गाजीपुर बॉर्डर पर, या आंदोलन करने वाले लोगों को वहां से भगाने का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, तो भगाने का आंदोलन चला रही ना, वो इस बात को सिद्ध करती है कि वो प्लान ही सरकार ने बनाया और बदनाम करने के लिए मीडिया को लगाया। और इससे जो माहौल बना, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इमीडिएट उनको खदेड़ने का कार्यक्रम भी लगाया। ये तो सारा ये प्रूव होता है कि सरकार खुद ही ऐसा कर रही है, योजना बनाकर कर रही है। बल्कि ये सबूत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो गाजीपुर बॉर्डर एक साथ सारे आंदोलन को खदेड़ने का कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो इसलिए एक एक बॉर्डर मुक्त किया जाए। तो गाजीपुर बॉर्डर एक बॉर्डर है, केवल नहीं, गाजीपुर एक नहीं है ना, एक है। सिंधु है, टिकरी है, और भी कई सेंटर को दिल्ली को घेरा हुआ है। तो इसलिए ये जो है एक साथ सारा का सारे जगह कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि ये पंजाब हरियाणा तक हम लोग इसको लिमिटेड करें, फिर इनकी पिटाई कर सकते हैं। तो उसमें मेजर पार्ट जो है वो है यूपी का, क्योंकि ये पंजाब, हरियाणा और यूपी, अगर ये 3 स्टेट रहते हैं तो ये ऑल इंडिया में मैसेज जाता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने रणनीति बनाकर टिकैत को और गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने का प्लान बनाया। उसके बाद फिर वो सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और अलग अलग जगह पर वो अपना कार्रवाई करते हैं। ऐसा उन्होंने प्लान बनाया, ऐसा दिख रहा है जी। और उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस वो लगाया, और चैनल के द्वारा उसको दहशत फैलाने के लिए उसकी प्रोपेगेंडा किया दिन भर। गाजीपुर में किसान और डटे हुए हैं, और ज़्यादा संख्या में शायद आज दिन भर उत्तर प्रदेश से रात को भी बहुत सारे लोग आए, और आज दिन भर और ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं। और पंजाब हरियाणा से भी लोग जो है, ऐसी भी खबरें आ रही कि पंजाब हरियाणा से भी लोग बड़े पैमाने पर दोबारा वह आ रहे। तो ये कुछ समय के लिए किसान आंदोलन जो है दबाव में आया था, कमज़ोर पड़ गया था, ऐसा मैं नहीं मानता। ये दबाव में आया हुआ था, दबाव में लेने का कोशिश किया गया था, बदनाम करने की कोशिश की गई थी। जनता की सहानुभूति से उनको अलग कर पिटाई करने का कार्यक्रम था, इसीलिए जनता की सहानुभूति से उनको अलग करने का षड्यंत्र किया गया था। ये सारा का सारा प्लानिंग के तहत हुआ, योजनाबद्ध तरीके से हुआ, और ये केंद्र सरकार उसमें शामिल है, होम मिनिस्ट्री शामिल है, पुलिस मिनिस्ट्री शामिल है, ये सारे लोग शामिल है। आपने कहा कि किसान आंदोलन, यानी जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से सोचना चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसकी सक्रिय भूमिका इस आंदोलन में रही है। 1 हफ्ते का आपने धरना प्रदर्शन किया, आगे इस आंदोलन को और तेज करने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? हम लोग 3.5 लाख गाँव में ग्राम पंचायत है, तो इस आंदोलन का विस्तार करने के लिए जो बात मैं किसान नेताओं को अपील कर रहा हूँ, उस पर हम लोग संगठित शक्ति के द्वारा वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा मिलकर 3.5 लाख गाँवों के अंदर जो ग्राम पंचायत है, तो हम ग्राम पंचायत पर किसानों का मोर्चा लेके जाएंगे, और ग्राम पंचायत में रेजोल्यूशन पास करेंगे, ग्राम सभाओं में रेजोल्यूशन पास करेंगे, और गाँव में लेके जाएंगे आंदोलन को। इसके लिए काम करेंगे लगातार, ताकि ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक गांव का आंदोलन हो जाए। और जब ये गांव का आंदोलन हो जाएगा, तब केंद्र सरकार को लगेगा कि फिर इस आंदोलन से हमें नुकसान, अगर हम लोग इस समस्या का समाधान ना करें, तो फिर हमें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा, तब तक वो फैसला नहीं करेंगे। राजनीतिक दबाव, हाँ, जब तक वो ऐसा करेंगे नहीं, तो ऐसा करना होगा। किसान नेताओं ने जो उपवास करने का कार्यक्रम किया है,
वो सारे देश भर में हम उनका समर्थन करते हैं। और जो हमारे महापुरुष है उनके पुतले के पास बैठकर सारे देश भर में हमारे संगठन के कार्यकर्ता दिन भर उपवास करने का काम करें। तो ऐसा मैं हमारे सारे देश के लोगों को अपील करता हूँ। और गाँव में जो इस आंदोलन को विस्तारित करने का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। तो ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी, जो पिछले 2 महीनों से लगातार इस आंदोलन को बारीकी से देख रहे, केवल देख ही नहीं रहे बल्कि उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे। इस आंदोलन का विस्तार कैसे हो इस पर भी काम कर रहे और तमाम प्रकार की रणनीति बनाकर वो काम कर रहे। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसान जो इस आंदोलन का समर्थक है, जो किसान नहीं है लेकिन आंदोलन का समर्थक है, उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। शुक्रिया।